हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज विद श्रद्धा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, हमने दिल्ली सल्तनत पर एक वीडियो अपलोड किया था, तो आप लोग उसे अच्छे से देख लेना। तो उसमें हमने पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल और इल्तुतमिश के बारे में आपको अच्छे से बताया था, डिटेल में समझाया था। तो उसके बाद इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। तो हमने कहा था कि रजिया सुल्तान का कार्यकाल हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, तो वही देखते हैं। चलो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। चलो देखते हैं, अच्छे से देखना। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ओके, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया। तो इल्तुतमिश पहले ही वो कह दिए थे कि मतलब मेरे बाद मेरी बेटी राज करेगी, मतलब रजिया राज करेगी। तो उसके बाद इल्तुतमिश के मरने के बाद उसका एक बेटा था रुकमुद्दीन, वो शासक बना। तो बट उसकी जो है वो ज़्यादा अच्छे से राज संभाल नहीं पाता था, तो इसलिए रजिया ने स्वयं सत्ता संभाल ली और रजिया आगे शासन करने लगी। तो रजिया का कार्यकाल है 1236 से 1240, 4 साल तक रजिया ने शासन किया था। तो रजिया के बारे में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखना। तो रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया। और रजिया वह पुरुषों की तरह पोशाक पहन के आया करती थी, मतलब वो अपने आप को राजा ही समझती थी। तो इसलिए वो आया करती थी पुरुषों की तरह पोशाक पहन के और वैसे ही राज करती थी। तो दरबार में ढेर सारे लोग थे, तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता था, जैसे कि लड़कियों के सामने झुकना बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए दरबार में मतलब दो मतों में बट गया, कुछ लोग उसे नापसंद करने लगे। तो ऐसे ही कुछ लोग उसे नापसंद भी करते थे। और रजिया शासन कर रही थी। फिर उसके बाद एक याकूत नाम का व्यक्ति था जो मतलब वो निम्न कुल का जो है मुसलमान था, उच्च कुल का नहीं था। तो रजिया उसे जो है अश्वशाला का प्रधान बना दिया था, मतलब घोड़ों को देख रेख के लिए उसे बना दिया था। तो ये देखकर कुछ मुसलमानों को पसंद नहीं आया था। और इन लोग जो है मतलब अपने ही बारे में कुछ सोचने लगे थे कि रजिया ठीक नहीं है, ये अच्छे से शासन नहीं कर रही है। और वो याकूत को जो है अश्वशाला का प्रधान भी बना दिया था। तो इसलिए उन लोग को पसंद नहीं आया और उन्होंने भटिंडा का शासक जो था अल्तुनिया उसे आमंत्रण दे दिया, मतलब कहते हैं ना कि उसे बुला दिया और बोला कि रजिया ठीक नहीं है, आओ तुम यहाँ आक्रमण कर लो और यहाँ का राजा बन जाना। तो इसलिए भटिंडा का शासक जो था अल्तुनिया और याकूत जो व्यक्ति था, याकूत को मारकर और रजिया को बंदी बना लिया याकूत को मारकर। तो रजिया थोड़ा मतलब ठीक ठाक थी, तो उसने कूटनीति का परिचय दिया उस समय। तो उसने उस समय कूटनीति का परिचय दिया और जो अल्तुनिया था और उस अल्तुनिया से शादी कर लिया। इसमें भी मतलब कई तरह का है कि अल्तुनिया जो है वो रजिया के सामने दो प्रस्ताव रखता है। एक बोलता है कि वो या तो बंदी बने या तो हमसे शादी कर ले। तो उसको बंदी बनना ना ठीक लग के उसने अल्तुनिया से शादी कर लिया। तो रजिया और अल्तुनिया दोनों एक हो गए। तो अब दिल्ली की जो गद्दी है वो उन दोनों की हो गई। तो इसलिए जब उन लोग शादी कर लिए तो शादी करके बाहर चले गए थे, शादी करके दिल्ली के बाहर चले गए थे। उस समय गद्दी खाली थी। तो जब गद्दी खाली थी तो रजिया का भाई जो था अल्तुनिया शादी करके और दोनों लोग बाहर चले गए। तो जब उस समय गद्दी जब खाली थी तो रजिया का भाई था एक बहराम शाह, रजिया का छोटा भाई था बहराम शाह। उसने गद्दी पर बैठ गया और गद्दी पर बैठ गया। तो जब रजिया को पता चला तो वो दोनों लोग आ रहे थे, मतलब दिल्ली लौटकर आ रहे थे। तो उसी जंगल में
उसी जंगल में उन दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बारे में मतलब अभी का अच्छे से प्रमाण नहीं मिल पाया है कि कुछ लोग कहते हैं कि बहरम शाह ही मतलब गुंडों को भेजकर मरवा दिया था रजिया और अल्तुनिया को, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी मतलब डाकुओं को रहे होंगे जो मार दिए होंगे उन दोनों को, मतलब उन लोग वापस नहीं आ पाए, उसी जंगल में उन दोनों मर गए। तो 1236 से 1240 तक ये तो थी रजिया की कहानी। बस इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है कि प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, और क्या बताए तो अल्तुनिया से शादी की थी। यही एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं इसके बारे में, हाँ लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो देखो फिर उसके बाद बहराम शाह तो गद्दी पर बैठ ही चुका है, तो अब रजिया मर गई, तो बस बहराम शाह का शासनकाल 1240 से 1242 तक था। 1240 से 1242 तक बहराम शाह का शासन था। तो बहराम शाह ज़्यादा बस वो अपना राज ही संभाल रहा था, और उससे वो कुछ काम नहीं कर पा रहा था, मतलब कुछ उसने आगे काम नहीं किया था, बस केवल राज सत्ता ही संभाली थी। तो बस बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन ने आके शासन किया, और फिर नसूरुद्दीन ने शासन किया। तो अलाउद्दीन ने शासन किया 1242 से 1246 तक, और नसूरुद्दीन ने शासन किया 1246 से 1266 तक। इन तीनों ने मतलब कुछ काम नहीं किया था, बस केवल इन्होंने अपनी सत्ता ही संभाली थी, बस जीते खाते मर गए। उसके बाद नसूरुद्दीन जो है 1246 से 1266 तक, तो ये बलबन का कार्यकाल है। उसके बाद बलबन आता है, तो बलबन के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, तो चलो देखो बलबन का कार्यकाल है 1266 से 1287 बलबन का। तो ये बलबन जो है, बलबन अपनी बेटी की शादी नसूरुद्दीन से किया था। बलबन अपनी बेटी की शादी नसूरुद्दीन से किया था। ये तुर्कान-ए-चहलगानी, हमने अगली वीडियो में आपको बताया था, तुर्कान-ए-चहलगानी जो इल्तुतमिश ने बनवाया था, उसमें 40 लोग थे, तो जो सब लोग का मत था, उसी में से एक था ये बलबन। और इसने बलबन मतलब कूटनीति का प्रयोग किया, और इसने नसूरुद्दीन से अपनी बेटी का शादी कर दिया, और उसके बाद नसूरुद्दीन से अपनी बेटी की शादी कर दिया। और बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन तुगलक, और नसूरुद्दीन से अपनी बेटी की शादी कर दिया। उसके बाद नसूरुद्दीन की हत्या करके स्वयं राजा बन गया बलबन। तो नसूरुद्दीन से जब वो अपनी बेटी की शादी किया, तो नसूरुद्दीन खुश होकर उसे उल्का की उपाधि दी। ये एक नंबर में पूछा जाता है कि उल्का की उपाधि किस शासक को मिली थी, तो बलबन को मिली थी उल्का की उपाधि। नसूरुद्दीन ने खुश होकर बलबन को उल्का की उपाधि दी, और फिर उसके बाद बलबन ने नसूरुद्दीन को मारकर खुद राजा बन गया। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा ना। चलो देखो, तो बलबन नसूरुद्दीन को मारकर खुद राजा बन गया, और फिर बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने, मतलब ये ऐसा शासन करता था, ये कुछ अलग तरीके से शासन कर रहा था। जैसे इसका मत था कि जो उसकी बात नहीं मानेगा उसे मार देंगे हम, ऐसा था वो। तो बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, और बलबन अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। वो अपने आप को भगवान मानता था, और भगवान बताता भी था, लोगों से पूजा करवाता था, और उसने सिजदा और पोबोस जैसी व्यवस्था लागू की थी। इसका मतलब क्या होता है? सिजदा मतलब होता है कि दरबार में आकर झुकना, और पोबोस का मतलब होता है पैर चूमना। मतलब वो जो लोग दरबार में आते थे वो झुकते थे और उसके पैर को चूमते थे, अपने आप को भगवान साबित किया, भगवान बताया था ना वो बलबन। कुछ अलग तरीके से वो राज कर रहा था। और उसने जिल-ए-अला प्रथा चलाई थी, जिसमें वो निरंकुशता का सिद्धांत अपनाया था। बलबन जो है वो निरंकुशता का सिद्धांत अपनाया था। तो और बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज प्रथा की शुरुआत की थी। फारसी त्यौहार नवरोज प्रथा की शुरुआत भी बलबन ने की थी। फारसी त्यौहार नवरोज की प्रथा की शुरुआत की थी। और 1285 में मंगोल ने तैमूर के नेतृत्व में सुल्तान पर आक्रमण किया, जिसमें बलबन के पुत्र मुहम्मद मंगोल से लड़ता हुआ मारा गया। 1285 में मंगोल ने तैमूर के नेतृत्व में, मतलब मंगोल ने तैमूर के नेतृत्व में आक्रमण किया था। 1285 में
मंगोल ने तैमूर के नेतृत्व में आक्रमण किया था और जिससे मंगोलों से लड़ते हुए बलबन का पुत्र मोहम्मद वो मारा गया और फिर वह पुत्र की मृत्यु से उसे गहरा आघात हुआ और फिर साल भर के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई बलबन की। ठीक है, तो बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हो गई। उसका बेटा 85 में लड़ते हुए मारा गया और फिर 87 में इसकी मृत्यु हो गई। 1 साल में उसकी मृत्यु हो गई बलबन की। तो बलबन मर गया। तो बलबन के मरने के बाद फिर कैकोबाद का कार्यकाल आता है 1287 से 1290। तो 1287 से 1290 और फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में कैकोबाद को मारकर खिलजी वंश की स्थापना कर दी। तो देखो समझ में आया। 85 में उसका पुत्र मरा था बलबन का और फिर 87 में बलबन खुद मर गया। तो बलबन मर गया तो फिर कैकोबाद था वो उसने शासन किया, कार्यकाल किया। तो कैकोबाद उतना ठीक था नहीं, तो इसलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था उसी के दरबार का था। इन लोग में दास था ना, तो दास था, तो उसने जो है कैकोबाद को मारकर और फिर खिलजी वंश की स्थापना कर दी। बस आज इतना ही था, क्योंकि पूरा उसमें हो नहीं पाया था दिल्ली सल्तनत। तो रजिया सुल्तान, बलबन, अल्तुनिया, कैकोबाद सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर खिलजी वंश की स्थापना हो गई। तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई है। तो हम खिलजी वंश के बारे में कल अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अच्छा चलते हैं, बाय। थैंक यू सो मच।